हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक के बारे में कि जब भी कोविड से जो रिकवरी का टाइम होता है तो उसमें किस किस्म से एक्सरसाइज करके हम लोग अपना फिटनेस लेवल को रिगेन कर सकते हैं और किस किस्म से हम लोगों को उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो का जो रेफरेंस पेपर है वो है WHO यूरोप के द्वारा रिलीज़ किया हुआ ये पेपर और हम लोग सभी बातें इसी पेपर के कंटेक्स्ट में करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे लिटरेचर हैं जो कि इस विषय पे प्रकाशित हुए हैं, जैसे कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का भी लिटरेचर है, परंतु इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे WHO द्वारा रिलीज़ किए गए इस पेपर के कंटेक्स्ट में। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा प्री डिजीज़ फिटनेस लेवल क्या था। यदि इससे पहले हम लोग कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी लेवल हमारा अच्छा नहीं था, तो हम लोगों को अपना जो प्राइमरी फिटनेस लेवल है उसी को अचीव करने का टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले तो आपका लेवल बहुत अच्छा नहीं था और आप डिजीज़ के बाद में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक इंटेंसिव प्रोटोकॉल पर डाल के ये कोशिश करें कि आपका फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा हो जाए। डेफिनेटली हो सकता है, बट उसका जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ही ग्रेजुअल होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे आपको उसको बढ़ाना है। दूसरी बात, आपका डिजीज़ का इंटेंसिटी क्या था। सपोज आपको डिजीज़ बहुत ही माइल्ड लेवल की है, सिर्फ 2-3 दिन तक आपको सिम्टम रहे हैं, तो आप अपना जो फिटनेस रिजीम है वो हफ्ता 10 दिन में ही आप एक तरह से शुरू कर सकते हैं। यदि आपको किसी किस्म का कोई चेस्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ है बहुत ही माइल्ड किस्म का, तो लगभग 2 हफ्ते के आसपास, 10 से 15 दिन के आसपास आप अपना फिटनेस रिजीम जो है वो दोबारा शुरू कर सकते हैं। यदि किसी किस्म का कोई मायोकार्डाइटिस हुआ है, किसी किस्म का कोई कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हुआ है दोस्तों, तो आपको कुछ महीने का इसमें वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि आपको हमेशा अपनी डिजीज़ की सीवियरिटी के हिसाब से, अपने प्रीवियस फिटनेस लेवल के हिसाब से इस सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहिए। तीसरी बात, जब भी आप अपना ये फिटनेस का रेजिम बना के आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि आप बहुत अधिक तो नहीं कर रहे हैं या बहुत कम तो नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत सीधी सी बात है जो कि इस पेपर में मेंशन की गई है। दोस्तों, जब भी हम एक हल्का एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को ब्रीथलेसनेस होता है, मतलब कि थोड़ा सा हमारा सांस बढ़ता है। यदि ये माइल्ड टू मॉडरेट है, मतलब हल्का ब्रीथलेसनेस हम लोगों को है, तो वो वेल एक्सेप्टेबल है, वो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के दौरान फील हो सकता है। यदि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी सांस हल्का सा बढ़ती है, आप एक सेंटेंस पूरा बोलने का कोशिश करिए। यदि आपको बहुत डिफ़िकल्टी आती है, आप सिर्फ एक शब्द बोल पाते हैं, आप बिल्कुल पूरा सेंटेंस किसी भी तरीके से नहीं बोल पाते हैं, इसका मतलब आप अपना एक्सरसाइज अपने लेवल से थोड़ा सा हार्डर लेवल पे उसको कर रहे हैं, आपको उसका लेवल थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यदि आप एक पूरा सेंटेंस बोल पाते हैं, 2-3 बार आपको थोड़ा सा सांस बढ़ती है, हल्का सा आपको दिक्कत आती है, सो दिस इज़ अ अप्रोप्रिएट लेवल, इसको आप अपने लेवल पे कंटिन्यू कर सकते हैं। परंतु साथ ही ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि यदि आपको सांस बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आप लोगों को चक्कर आने लगते हैं, चेस्ट में टाइटनेस महसूस होती है, ऐसा गिरने जैसा आप लोगों को महसूस होता है, एक्सरसाइज धीरे धीरे करने लगते हैं, थोड़े टाइम बाद में पैरों में सूजन आने लग जाती है, तो ये सभी अलार्मिंग सिम्टम होते हैं और डेफिनेटली आप लोगों को अपने उस लेवल को कम करना चाहिए। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि ऑक्सीजन लेवल से इसका क्या कनेक्ट होता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जनरली 95% तक ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो सेफ होता है, उस तक हम लोगों को घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सरसाइज के दौरान यदि थोड़ा सा कम होता है और दोबारा हम उसी लेवल को रिगेन कर लेते हैं तो भी घबराने का ज़रूरत नहीं है, परंतु यदि हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 से 95 के बीच में कंटिन्यूस बना रहता है तो इसका मतलब ये है कि अभी हम एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अधिक फिट नहीं है। और वो केसेस में पहले हम लोगों को अपना जो चेस्ट एक्सरसाइज होती है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, स्पायरोमेट्री या जो भी आपके प्राइमरी फिजिशियन बताते हैं, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। और जब आपका एक प्रॉपर लेवल आता है तब आपको ये किस्म का फिटनेस एक्टिविटीज़ इसमें करना चाहिए। तो अब तक हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से हम अपना एक फिटनेस रिजीम डिज़ाइन कर सकते हैं और क्या क्या उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है WHO के इस पेपर के अनुसार। दोस्तों, इस
पेपर के अकॉर्डिंगली अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं कि क्या रिजीम हम लोगों को बनाना चाहिए। तो पहला जो गाइडलाइन होता है कि हम लोगों को एक वार्म अप और कूल डाउन हमेशा हमेशा होना चाहिए। लूज़ कपड़े पहन के करें, प्रॉपर इन्वायरमेंट में करें, खाना करीब आपको 1 घंटे का गैप होना चाहिए। खाना खाने के बाद में प्रॉपर आप हाइड्रेटेड होने चाहिए, मतलब प्रॉपर आपको वाटर इनटेक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपको ये एक्सरसाइज जनरली अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ वार्म अप। तो इस पेपर के कंटेक्स्ट में मैं कुछ इमेजेस भी आपको शेयर करने वाला हूं जो कि इस पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं। तो वार्म अप का टाइम जनरली 5 मिनट का वार्म अप आप लोग को सफिशिएंट होगा। वैसे तो इनिशियली जब हमारा फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छा होता है तो हम वार्म अप थोड़ा सा लंबे समय तक करते हैं, थोड़ा सा इंटेंसिव वार्म अप भी हम लोग कर सकते हैं। परंतु जब हम रिकवरी फेज़ में हैं तो आपका फिटनेस लेवल कुछ भी हो, आपको बिल्कुल ग्रेजुअल और माइल्ड लेवल से ही इसको शुरू करना है। दोस्तों, वार्म अप करते टाइम आप लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप एक डिजीज़ से इस समय रिकवरी पे हैं, तो जब भी जो खड़े होकर करने के एक्सरसाइजेज हैं आपके पास में कोई स्टेबल सरफेस होनी चाहिए, कोई टेबल होना चाहिए, कोई चेयर होनी चाहिए कि यदि आपको कोई चक्कर आते हैं, कोई इम्बैलेंस होता है तो आप उसको पकड़ के और अपने आप को स्टेबल कर पाएँ, या कोई दूसरे व्यक्ति के प्रेजेंस में आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। वार्म अप का टाइम लगभग 5 मिनट और हर मूवमेंट को आप 2 से 4 रिपीटेशन इसमें कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, पहला मूवमेंट होता है शोल्डर एलिवेशन और श्रग। मतलब कि आप अपने शोल्डर को अपने ईयर्स की तरफ धीरे धीरे उठाएंगे सांस भरते हुए, और उसको फिर आप धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। 2 से 4 बार तक आप ये मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल इसमें बढ़ता है तो आप लोग को अपने इन शोल्डर्स को थोड़े सेकंड्स के लिए होल्ड करने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो पहला एक्सरसाइज वार्म अप का शोल्डर एलिवेशन। दूसरा एक्सरसाइज जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, शोल्डर सर्किल। मतलब आप अपने हाथ जो हैं वो अपने लैप पे रख सकते हैं, अपनी गोदी पे रख सकते हैं, चेयर पे बैठ जाएं कंफर्टेबली, और अपने शोल्डर्स को आपको रोटेट करना है। मतलब ऐसा आपको आगे की तरफ और पीछे की तरफ उनको रोटेट करना है। योग का एक बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज होती है, हम सभी लोग जानते हैं, और WHO के इस पेपर के हिसाब से भी शोल्डर सर्किल भी वार्म अप के लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। तो दूसरा एक्सरसाइज हुआ शोल्डर सर्किल। तीसरी एक्सरसाइज साइड बेंड। आप सीधे खड़े हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, किसी सरफेस के पास में, जिससे कि इम्बैलेंस होता है तो आप उसको होल्ड कर पाएँ। आप एक साइड में झुकेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, बीच में आएंगे और फिर दूसरी साइड में झुकेंगे। तो इस तरह से साइड बेंड वार्म अप का एक तीसरा एक्सरसाइज है। दोस्तों, इस वार्म अप का उद्देश्य ये है कि बेसिकली जो जॉइंट्स हैं वो आपके वार्म अप हो जाएं, उनका प्रोप्रियोसेप्शन थोड़ा एक्टिवेट हो जाए, और आपको शरीर का जो मसल्स होती हैं उनमें एक किस्म का सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ने लग जाए। चौथी एक्सरसाइज इस पेपर के हिसाब से वार्म अप की नी लिफ्ट। मतलब आप एक अपनी चेयर पे बैठ जाएंगे और आप अपने घुटने को धीरे धीरे उठाएंगे और फिर वापस उसे नीचे रखेंगे। तो इसमें आपकी जो थाई की मसल्स हैं, नी के आसपास की मसल्स हैं, उनकी एक किस्म से एक्सरसाइज हो जाती है। और ये एक्सरसाइज करते दौरान आप अपने एक घुटने को उठाएंगे, फिर उसके बाद में अल्टरनेटिवली दूसरे घुटने को उठाएंगे। तो जो नी लिफ्ट है वो एक चौथा वार्म अप का एक्सरसाइज है एज पर रिकमेंडेड बाय दिस WHO पेपर। अगला एक्सरसाइज एंकल टैप। आप सीधे खड़े हो जाइए, आप किसी सरफेस को पकड़ सकते हैं। आप पहले अपने पंजे के अगले हिस्से को सरफेस पे टच करेंगे, उसके बाद में आप अपनी एड़ी को सरफेस पे टच करेंगे। दिस इज नोन एज एंकल टैप। और उसके आगे का एक्सरसाइज एंकल सर्किल। मतलब आप इस तरह से चेयर पर बैठ जाएंगे, आप अपने पैर को सीधा करेंगे। सीधा करने से आपकी जो नी की मसल्स हैं वो भी एक तरह से एक्टिवेट होंगी, और आप अपने एंकल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक तरह से रोटेशन दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सामान्य बेसिक 6 एक्सरसाइज हैं जो कि आप वार्म अप के लिए कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड रहेगा लगभग 5 मिनट का। अब वार्म अप के बाद में हमारा जो उद्देश्य है वो है फिटनेस एक्सरसाइज करने के लिए। फिटनेस मतलब आपका जो मसल्स हैं उनका बैलेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपके ब्रेन और मसल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी आपको फिटनेस का आवश्यकता है।
वरना आपको अपना डेली एक्टिविटीज़ भी करने में दिक्कत आएगा। ये जो फिटनेस लेवल है, फिटनेस एक्टिविटी है, आप उसको 20 से 25 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट तक लेके जा सकते हैं। परंतु जैसा कि टॉक के शुरू में हम लोगों ने बात किया था कि शुरुआत से ही आपको ये 20, 25, 30 मिनट का लेवल नहीं बढ़ाना है। जब आपको लगता है कि एक फिटनेस लेवल पे आप आ गए हैं तो आप उसको आधा मिनट, 1 मिनट इस किस्म का इंक्रीमेंट हर मूवमेंट के अंदर धीरे धीरे कर सकते हैं। तो पहला फिटनेस का जो एक्सरसाइज है, अपनी जगह पे वॉक करना। सो मार्चिंग एट द सेम स्पॉट, मतलब आप अपनी जगह पे खड़े होकर वॉक करेंगे। डेफिनेटली आपके पास में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, इम्बैलेंस होने पे आप उसको पकड़ पाएँ। और इंक्रीमेंट इस एक्सरसाइज में आपको धीरे धीरे ऐसे करना है कि आपको अपने घुटने को जो उसका हाइट है, मतलब हिप से धीरे धीरे उसको अधिक आपको ऊपर उठाना है। आपने चित्र में देखा कि घुटना हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर उठाया। जैसे जैसे फिटनेस लेवल बढ़ता जाता है, इसको हम लोगों को और अधिक ऊपर उठाना है। और जब हम लोग इस एक्सरसाइज को एक तरह से प्रॉपर्ली कर पाते हैं तो फिर हम अपना आउटडोर वॉकिंग और धीरे धीरे जॉगिंग भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज स्टेप अप, इसको भी आप लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। आपके घर में जो सीढ़ियां हैं, जो एक छोटी सीढ़ी है, बहुत ऊंची सीढ़ी नहीं है, वहां से शुरू करें। इनिशियली आप अपना रेलिंग को पकड़ सकते हैं और आप एक पैर से उस स्टेप पे चढ़ेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। जब आपने 10 बार ये कर लिया तो फिर आप दूसरे पैर से ये एक्सरसाइज करेंगे। जैसे जैसे आपका फिटनेस लेवल बढ़ता जाता है, आप अपनी स्टेप की हाइट को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे आप कोई बॉक्स भी रख सकते हैं और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये एक दूसरा फिटनेस का एक्सरसाइज है। और जैसे जैसे आपका फिटनेस लेवल इसमें बढ़ता जाता है, आपको किसी हाथ के सहारा लेने की आवश्यकता इसमें नहीं रहने वाली है। वॉकिंग आप करें, इनिशियली आपको इंडोर वॉकिंग करना है। आप स्टिक के सहारे से वॉकिंग कर सकते हैं, किसी वॉकर के सहायता से वॉकिंग कर सकते हैं। और जब आप लोगों को ये लगता है कि आपको किसी सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, तो पहले आपको अपना जो इंडोर वॉकिंग है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। और जब आप उसमें सक्षम होते हैं तब हम लोग आपको एक आउटडोर वॉकिंग के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। दोस्तों, जब ये सारे फिटनेस लेवल आपने क्रॉस कर लिए तो धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए फिर आप जॉगिंग और साइकिलिंग भी कर सकते हैं। परंतु बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रहे, किसी किस्म का जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि आपका मसल इस रिकवरी टाइम में बहुत वीक है। आप लोग गिरने के लिए प्रोन है, बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका चेस्ट कैपेसिटी भी बहुत अच्छा नहीं है। तो बहुत ग्रेजुअली आपको इसको बढ़ाना चाहिए। और जब आप एक फिटनेस लेवल को अचीव कर लेते हैं तभी आपको अपना एक जॉगिंग और साइकिलिंग जैसा एक्टिविटी करना चाहिए। दोस्तों, एक जनरल गाइडलाइन के हिसाब से जो पहला वीक है उसमें आपको अपना प्री डिजीज़ लेवल से करीब 50% तक, दूसरे वीक में करीब 70% तक और तीसरे वीक में करीब 100% तक आप अचीव कर सकते हैं। परंतु ये सिर्फ माइल्ड डिजीज़ के केसेस में होता है। तो अब तक हम लोगों ने ये समझा वार्म अप में क्या करना है, फिटनेस के लिए क्या करना है, और अब हम बात करते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग के बारे में। तो दोस्तों, मसल स्ट्रेंथनिंग का मतलब ये है कि जो हमारी सारी मांसपेशियां होती हैं जो कि हमारे प्रॉपर मूवमेंट के लिए आवश्यक होती हैं, उनमें एक प्रॉपर हम लोगों को स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने रेस्ट किया तो हमारी मसल वीक हो गई है, तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए पहले हमने वार्म अप किया, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन वाली एक्सरसाइज की। अब हम जाते हैं मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो एज पर बेसिक प्रोटोकॉल 10-10 रिपीटेशन के 3 सेट रिकमेंडेड होते हैं। परंतु बहुत अच्छे से ध्यान रहे, इनिशियली आप लोग इस लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, रिपीटेशन कम करने हैं और इनिशियल नंबर ऑफ सेट भी आप कम कर सकते हैं। जैसे जैसे फिटनेस लेवल बढ़ता है तो 10 रिपीटेशन का एक सेट हर एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को करना चाहिए। जहाँ भी आप लोगों को ये लगता है कि आप अपने लेवल से थोड़ा सा हार्ड जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको अपनी एक्सरसाइज का लेवल डेफिनेटली कम करना चाहिए। इनिशियल वेट भी आपको हाथ में बहुत अधिक लेने का ज़रूरत नहीं है। एम्प्टी, आप सिर्फ अपना जो बॉडी का वेट होता है उससे ही एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे आप कोई छोटा बॉटल, आपने 500 ml का बॉटल, 250 ml का बॉटल को पानी से भरा, आप उसको हाथ में लेके एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत हैवी वेट लेके इनिशियल स्टेज पे ये एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। बाइसेप्स कर्ल, मतलब जो हमारा बाइसेप्स मसल होती है, जो फ्रंट मसल होती है, उसको स्ट्रेंथ देने की एक्सरसाइज।
आपका हाथ जो है बिल्कुल आपके शरीर से लगे हुए रहेंगे, आप वेट पकड़ के कर सकते हैं और आप अपने हाथ को पूरा फ्लैक्स करेंगे और ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। बाइसेप्स कर्ल हम सब जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। दूसरा एक्सरसाइज वॉल पुश। आप वॉल पे इस किस्म से अपना हाथ लगाएंगे, आप अपनी बॉडी को आगे की तरफ स्लांट करेंगे और वॉल पे प्रेशर लगाते हुए आप अपनी बॉडी को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाने का कोशिश करेंगे। सिंपल एक्सरसाइज नोन एज वॉल पुश। आर्म रेज टू द साइड, मतलब आप अपने हाथों को, आप रिलैक्स खड़े होंगे, आप अपने हाथों को अपना साइड में रखेंगे और धीरे धीरे आप उनको 90 डिग्री तक, मतलब इस लेवल तक उठाएंगे और वापस नीचे लेके जाएंगे। तो ये दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपकी जो शोल्डर गर्डल की मसल्स होती हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, खाली हाथ से शुरू करें, हल्का बॉटल से शुरू कर सकते हैं और वेट को इसमें धीरे धीरे हम लोगों को बढ़ाना होता है। सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज। आप चेयर पे बैठेंगे और चेयर पे बैठ के आप धीरे धीरे खड़ा होने का कोशिश करेंगे। इनिशियली आपको हाथ का सहारा लेने का ज़रूरत पड़ सकता है, तो आप अपने हाथ के सहारे को लेते हुए खड़े होंगे। धीरे धीरे इस सहारे को आपको कम करना है, मतलब हाथ पे लोड आपका कम आना चाहिए। और एक इंक्रीमेंट आप ये कर सकते हैं कि उस चेयर की हाइट को आप धीरे धीरे नीचे कर सकते हैं, मतलब जितना चेयर नीचे होगा आपको उठने में उतना ही अधिक लोड आएगा। तो सिट टू स्टैंड एक अगला एक्सरसाइज है जो कि आपकी पेल्विक गर्डल, मतलब जो आपके लोअर लिम्ब की जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग देने के लिए, बैलेंसिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी मदद करता है और इसमें हमारी जो कोर मसल्स होती हैं उनका भी काफ़ी योगदान होता है। नी स्ट्रेंथनिंग, क्वाड्रिसेप्स मसल का स्ट्रेंथनिंग। सिंपल चेयर पे बैठ जाएंगे, अपने पैर को सीधा करेंगे, कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे और वापस इसको नीचे की तरफ। वॉल स्क्वाट्स, मतलब आप अपना बैक दीवार से टिकाएंगे, बिल्कुल आहिस्ते से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, उस पोजीशन को कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे और वापस सीधे हो जाएंगे। परंतु ध्यान रहे, इसको बहुत ही ग्रेजुअल लेवल पे, बहुत ही माइल्ड लेवल पे आपको शुरू करना है और धीरे धीरे इस होल्डिंग को आप लोगों को बढ़ाना है। हील रेजेस, आप किसी सपोर्ट को पकड़ के खड़े हो जाइए और एड़ियों को धीरे से ऊपर उठाइए और वापस नीचे लाएंगे। आप देखेंगे कि जो आपके काफ मसल्स हैं उनका सर्कुलेशन इस एक्सरसाइज से बढ़ता है और उनमें एक किस्म का ताकत इससे जनरेट होता है। इस हील रेस को करते टाइम आपको लगभग 3 सेकंड तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने अब तक समझा वार्म अप, फिटनेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, वो भी एक एक्सरसाइज रिजीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कूल डाउन। मतलब जो हम लोगों ने एक्सरसाइज की है, हमारे शरीर में थोड़ा सा वियर टियर हुआ है, तो ये नहीं कि आप इमीडिएटली किसी दूसरे काम में लग जाएं, आपको अपने शरीर को थोड़ा सा रेस्ट देना है, तो आपको कूल डाउन इसके लिए करना चाहिए। तो अगेन कूल डाउन के लिए, क्योंकि आपका सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसा नहीं कि आप इमीडिएटली बैठ जाएं, आप बहुत ही हल्का पेस से अपने रूम में वॉक कर सकते हैं लगभग 1 से 2 मिनट तक। आप अपने जॉइंट का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जैसा कि इनिशियली हम लोगों ने किया था। साइड स्ट्रेच कर सकते हैं, आप अपने शोल्डर को स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। आप एक चेयर पे बैठ के और इस तरह से अपने पैर को आगे की तरफ करके थोड़ा सा झुकने का कोशिश करें, जिससे कि आपकी जो थाई मसल हैं उनमें एक किस्म का स्ट्रेच हो। टो टच करने का कोशिश कर सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। आपके काफ मसल को रिलीज करने के लिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो पीछे वाला पैर है उसको आप थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, एड़ी को टच करके रखेंगे। आप क्या महसूस करेंगे कि आपकी जो काफ की जो मसल्स हैं, जो पिंडलियों के मसल हैं, उसमें एक किस्म का स्ट्रेच आ रहा है। कुछ सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखेंगे और दूसरे पैर से भी इसको आप रिपीट करेंगे। फ्रंट मसल क्वाड्रिसेप्स को रिलीज करने के लिए इस तरह से घुटने को मोड़ के उनका स्ट्रेचिंग किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में अब तक हम लोगों ने ये समझा कि WHO के प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोगों को अपना एक्सरसाइज प्रोटोकॉल रिकवरी टाइम में किस तरह से प्लान करना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस प्रोटोकॉल को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी अपना एक अच्छा फिटनेस लेवल अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो रेफरेंस है इस पेपर का, वो आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल सकता है। तो आप लोगों को यदि और इस बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक को क्लिक करके उस तक पहुंच सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की जो गाइडलाइंस हैं
रिटर्न टू स्पोर्ट्स और रिटर्न टू एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि उस गाइडलाइन में थोड़ा सा गैजेट्स के उपयोग की ज़रूरत पड़ सकती है और जो WHO का पेपर है वो एक जनरल पॉपुलेशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का देखने का धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर विक्रम शर्मा, साइनिंग आउट। थैंक यू।